यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिज़िकल एजुकेशन का नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें मैं 2 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ। इससे पहले मैंने बाकी चैप्टर्स के 2 मार्क्स क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं, जैसे योगा एंड लाइफस्टाइल, फिज़िकल एजुकेशन फॉर CWSN, फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। और आज जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। उसके एक्सपेक्टेड 2 मार्क्स क्वेश्चन, यानी कि 2 मार्क्स क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं इस चैप्टर से, वो मैं यहाँ डिस्कस करूँगी। उससे पहले आप पैटर्न वेज समझ लीजिए कि आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन में 9 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से 7 आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं 2 मार्क्स में, और ये 30 to 50 वर्ड्स कैरी करते हैं। और बाकी जो वीडियोस मैंने 2 मार्क्स बेस बनाए हैं, उसका लिंक आपको यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ क्लिक करके उस वीडियो की ओर स्विच ओवर कर सकते हैं, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है पीएड पेपर की, वो एक सीक्वेंस वाइज हर चैप्टर से रिलेटेड 2 मार्क्स क्वेश्चन में कितना लिखना है, कौन से क्वेश्चंस में भी एक्सपेक्टेड 2 मार्क्स में बन सकते हैं, उसका आइडिया आपको यहाँ से हो जाए। और बाकी आपका चैप्टर भी एक बार रिवाइज हो जाए, पूरा कि पूरे चैप्टर भर में से शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। व्हाट इज़ द रोल ऑफ साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स? साइकोलॉजी का रोल स्पोर्ट्स में क्या है? साइकोलॉजी फैक्टर्स लाइक लर्निंग, इंटरेस्ट, मोटिवेशन, इमोशन, स्ट्रेस एक्सेट्रा, ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। हेल्प द फिजिकल एजुकेटर एंड द कोचेस टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ प्लेयर्स। ये सारे जो फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ये फिजिकल एजुकेटर्स को या कोच को मदद करता है अपने प्लेयर्स के बिहेवियर को समझने में। And how desirable changes and modifications can be brought in their behavior patterns to improve the level of their performance। और उनके परफॉर्मेंस लेवल को बढ़ाने के लिए किस तरीके से इन सारे फैक्टर्स को चेंज किया जा सकता है या थोड़ा मॉडिफाई वगैरह कर दिया जाए, तो एक अच्छा परफॉर्मेंस अचीव हो जाए स्पोर्ट पर्सन से। तो उसके लिए ये सारे फैक्टर्स का जानना फिज़िकल एजुकेटर्स या कोच के लिए ज़रूरी होता है, कि पर्टिकुलर प्लेयर में कितना एग्रेशन लेवल है, या पर्टिकुलर प्लेयर कितना इमोशनल है, और किस तरीके से वो अलग अलग सिचुएशन में रिएक्ट करता है। तो इसलिए एक ह्यूमन साइकोलॉजी का समझना ज़रूरी है आपके स्पोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से। सो दिस इज़ व्हाट 2 मार्क्स क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। डिफाइन पर्सनालिटी एंड मोटिवेशन। पर्सनालिटी और मोटिवेशन दोनों को डिफाइन करिए। अब इसमें पर्सनालिटी जो है ये आपका 1 मार्क्स कैरी करेगा, और ये जो मोटिवेशन है ये भी आपका 1 मार्क कैरी करेगा। ओके, सो पर्सनालिटी इज़ एन इंडिविजुअल्स यूनिक पैटर्न ऑफ ट्रेट्स विच डिस्टिंग्विशेस वन इंडिविजुअल फ्रॉम द अदर। पर्सनालिटी एक ऐसा यूनिक ट्रेट होता है, एक यूनिक पहचान होती है एक पर्सन में, जो उसे बाकी सबसे अलग करती है। वहीं मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन इज़ एन इंस्पिरेशन टू डू और अचीव समथिंग। मोटिवेशन का मतलब होता है एक ऐसी इंस्पिरेशन, एक ऐसी प्रेरणा आपको मिले जिसके थ्रू पर्सन को कुछ अचीव करना चाहे या अचीव कर सके। तो ये चीज़ क्या है? मोटिवेशन। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल टूल दैट अराउजेस फीलिंग इन अ पर्सन टू अचीव हिज और हर गोल। ये एक ऐसी फीलिंग होती है एक पर्सन के अंदर जो उसे उसके गोल को अचीव करने में हेल्प करती है। सो दिस इज़ व्हाट मोटिवेशन। So these are the basic 2 meaning of personality and motivations. Next move on to question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 मैंने थोड़ा लंबा रखा है। आपके 2 मार्क्स में इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आता है, हो सकता है कि इस क्वेश्चन में से थोड़ा सा डिवीजन हो जाए। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट शेल्डन? हर्बर्ट शेल्डन के अकॉर्डिंग कितने तरह की पर्सनालिटी होती हैं? तो ये तो आपका 2 मार्क्स कैरी करेगा। हो सकता है इस तरीके का क्वेश्चन है और उसमें आ जाए एक्सप्लेन एनी वन, किसी एक को एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आप टाइप सारे लिखेंगे तो वो 1 मार्क्स कैरी करेगा, और जब आप किसी एक को एक्सप्लेन कर देंगे तो वो 1 मार्क्स कैरी करेगा। तो इस तरीके से यहाँ फ़िलहाल मैंने आपको तीनों ही एक्सप्लेन किए हैं, तो वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट शेल्डन देयर इज़ 3 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। 3 तरह की पर्सनालिटी होती है हर्बर्ट शेल्डन की तरफ से। पहला होता है एंडोमॉर्फ। दे हैव अ पियर शेप्ड एंड राउंड फिजिक। एक पियर शेप बॉडी या राउंड फिजिक जो होती है पर्सन की, ऐसी होती है इन लोगों की। दे हैव शॉर्ट आर्म्स एंड लेग्स। इनके आर्म्स और लेग्स जो होते हैं, हाथ और पैर जो होते हैं, वो शॉर्ट होते हैं। मोर प्रोन टू बिकम ओबीज। बहुत जल्दी ओबीज होने के चांसेस इनके रहते हैं, मोटापा बहुत जल्दी ये गेन करते हैं। एंड सूटेबल फॉर एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ लाइक वेट लिफ्टिंग। और
किस तरह की इनके अंदर फिटनेस पाई जाती है, तो इनके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इसीलिए ये वेट लिफ्टिंग टाइप के स्पोर्ट्स में ज़्यादा सूटेबल या ज़्यादा फिट बैठते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्टोमॉर्फ की। दे आर स्लिम पर्सन विथ फ्लैट चेस्ट एंड हैव लेस मसल मास। इस तरह के जो पर्सन होते हैं वो स्लिम होते हैं, इनका चेस्ट जो होता है जनरली फ्लैट होता है, इनके अंदर मसल मास ज़्यादा नहीं होता। और किस तरह के स्पोर्ट्स के लिए ये सूटेबल होते हैं, तो ये सूटेबल होते हैं ऐसे स्पोर्ट्स के लिए जिनमें एंड्योरेंस ज़्यादा हो, ठीक है, जिसमें एंड्योरेंस की ज़रूरत पड़े, ऐसे स्पोर्ट्स के लिए ये लोग सूटेबल होते हैं, जैसे जिम्नास्टिक। देन आते हैं मेसोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ की बात करें तो दे हैव ब्रॉड शोल्डर, इन लोगों के शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं, नैरो वेस्ट होते हैं, पतले दुबले होते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं, मस्कुलर बॉडी होती है इनकी, और इनको एथलेटिकली बिल्ड कहा जाता है, एथलेटिक बॉडी इनकी बॉडी को माना जाता है। दे हैव स्ट्रेंथ स्पीड, इनके अंदर स्ट्रेंथ स्पीड एजिलिटी ये सब होता है, टू एक्सेल इन एवरी टाइप ऑफ स्पोर्ट्स, किसी भी स्पोर्ट्स में एक्सेल के लिए यानी किसी भी स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए ये बिल्कुल सूटेबल होते हैं। सो दिस इज़ व्हाट मेसोमॉर्फ। अब इसमें अगर आप ध्यान दें तो ये मैंने 1 मार्क्स के हिसाब से आंसर्स लिखे हैं, तो यहाँ आपको किस चीज़ पर ध्यान देना है कि जो तीनों मैंने टाइप्स एक्सप्लेन किए हैं, अगर आप उसमें ध्यान दें तो मैंने हर जगह स्पोर्ट्स को आइडेंटिफाई किया है कि किस तरीके का स्पोर्ट्स इनके लिए ठीक है। जैसे यहाँ मेसोमॉर्फ में भी मैंने कहा है एवरी टाइप ऑफ स्पोर्ट, हर तरह के स्पोर्ट्स के लिए सही हैं, और साथ साथ ये भी बताया कि किस तरह की फिज़िकल कंपोनेंट इनके अंदर ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे एंडोमॉर्फ में स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और वहीं एक्टोमॉर्फ में एंड्योरेंस ज़्यादा होती है, और वहीं अगर मेसोमॉर्फ की बात की जाए तो स्ट्रेंथ स्पीड और एजिलिटी इनके अंदर ज़्यादा पाई जाती है। सो आप भी जब इसको एक्सप्लेन करिएगा, अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है आपका, चाहे किसी भी फॉर्म में, चाहे लॉन्ग में आए चाहे शॉर्ट में आए, आप ध्यान दीजिएगा कि आप इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स तो बताएं ही, साथ ही साथ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इनके अंदर कौन सी फ़िज़िकल कंपोनेंट ज़्यादा मौजूद होती है और किस स्पोर्ट्स के लिए सूटेबल होते हैं, क्योंकि आप फ़िज़िकल एजुकेशन पेपर दे रहे हैं तो उस हिसाब से आपका हर जगह स्पोर्ट्स को कंक्लूड करना ज़रूरी है। सो यहाँ पे भी आप यही करिएगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एनलिस्ट पर्सनालिटी टाइप्स अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग। कार्ल जंग के अकॉर्डिंग कितने तरह की आपकी पर्सनालिटी टाइप्स होते हैं, तो कार्ल जंग के अकॉर्डिंग 4 तरीके की आपकी पर्सनालिटी टाइप्स होती है, जिसके अंदर 2-2 में डिस्टिंग्विश होता है। पहला होता है एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, देन सेंसिंग एंड इंट्यूशन, थिंकिंग एंड फीलिंग, एंड लास्ट इज जजिंग एंड परसीविंग। सो ये आपका 2 मार्क्स में आएगा, तो ये इतना लिखना आपके लिए सफिशियंट है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी एक को एक्सप्लेन करने आ जाता है या 2 को एक्सप्लेन करने आ जाता है तो उसको आप हार्डली 2-3 लाइन्स में एक्सप्लेन कर दोगे। सो दिस इज़ व्हाट कार्ल जंग थ्योरी के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज़ ओशियन। ओशियन क्या है। ओशियन स्टैंड फॉर, अब यहाँ ओशियन का मतलब है वो वाला आपका ओशियन नहीं, समुद्र वाला ओशियन नहीं, यहाँ पे ओशियन का मतलब है पर्सनालिटी से रिलेटेड। ओशियन स्टैंड्स फॉर ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीबलनेस एंड न्यूरोटिज्म। ये सारी चीज़ें ओशियन वर्ड मिलके बनाती हैं, और ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर पर्सनालिटी ट्रेट्स डिस्क्राइब एज अ बिग 5 थ्योरी। और ये बिग 5 थ्योरी में पर्सनालिटी ट्रेट की पहचान बताई गई है। ओपननेस नेचर होना, कॉन्शियसनेस होना, एक्स्ट्रावर्जन होना, बहुत ज़्यादा बात को कह देना, एग्रीबल, हर सिचुएशन को एग्री कर लेना, और न्यूरोटिज्म यानी कि थोड़ा कुछ चीज़ों में लेकर बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होना या कॉन्शियस रहना। तो ये सारी चीज़ें, ये जितने भी आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो यहाँ पे उनका शॉर्ट फॉर्म है ओशियन। सो ये आपके लॉन्ग के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, और इससे पहले जो कार्ल जंग मैंने बताया वो भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को मिलता है, क्योंकि वो पूरा एक्सप्लेन करने को ही आ जाता है। तो आप इन 2 क्वेश्चंस को लॉन्ग में भी अपने प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चंस में भी पॉसिबल फ्रेम आउट हो जाएं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। व्हाट इज़, ये थोड़ा यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स का क्या रोल है, यानी अगर किसी को अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है तो उसमें स्पोर्ट्स खेलने की क्या ज़रूरत है, या स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होने की क्या ज़रूरत है। सो आंसर इज़ पॉइंट नंबर 1, अ गुड फिजिक कैन बी डेवलप्ड बाय रेगुलर ट्रेनिंग। हम एक अच्छी फिजिक यानी एक अच्छी बॉडी, एक अच्छा शेप गेन कर सकते हैं अगर हम डेली ट्रेनिंग और पार्टिसिपेट करते हैं स्पोर्ट्स में। तो एक जो प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर है वो हमारी बॉडी का होता है, और जब
बॉडी आपकी प्रॉपर स्ट्रक्चर होती है तो ये आपको एक अच्छी पर्सनालिटी की ओर ले जाती है, क्योंकि आपके पर्सनालिटी में आपका बॉडी स्ट्रक्चर भी इंक्लूड होता है। सो गुड फिजिक अगर चाहिए तो उसके लिए स्पोर्ट्स अच्छा रहता है। पॉइंट नंबर 2 है आपका, स्पोर्ट्स हेल्प इन डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटी। स्पोर्ट्स मदद करता है लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने में, एज इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द प्लेयर्स टू लीड। स्पोर्ट्स की मदद से ही एक लीडरशिप क्वालिटी एक पर्सन में डेवलप होती है, वो चीज़ों को मैनेज करना सीखता है और साथ ही साथ अपने प्लेयर्स को अलग अलग अपॉर्चुनिटी, या एक प्लेयर को अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने आइडियाज़ को, अपने स्ट्रेंथ वगैरह को एक्सप्लोर करने की, तो ये भी चीज़ आगे चल के पर्सनालिटी में ही ऐड ऑन होती है। ठीक है, लीडरशिप जो क्वालिटी होती है वो एक पर्सनालिटी का ही आपका ट्रेट है। सो ये सेकंड पॉइंट आपका। ध्यान दीजिएगा कि पॉइंट जो हों वो आपके बहुत शॉर्ट ना हो जाएं एक मार्क्स में। अगर शॉर्ट हो रहे हैं, सपोज़ आपके पास ज़्यादा कुछ लिखने को नहीं है, तो आप इसकी जगह अगर 2 मार्क्स है तो 4 पॉइंट्स लिख दीजिए छोटे छोटे, अदरवाइज़ आप 2 ही पॉइंट्स लिखिए, लेकिन वो थोड़े वज़नदार हों, यानी कि थोड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हों। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाउ इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज़ डिफ़र फ्रॉम या डिफरेंट फ्रॉम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को डिफ़र करना है। अब ये कोई लॉन्ग तो है नहीं कि आप कॉलम बना के कर दो, ये शॉर्ट में पूछा गया है, इसलिए हम इसको पैराग्राफ के फॉर्म में लिख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर लॉन्ग में आता है आपका डिफरेंस बिटवीन, तो उसे लाइन में बीच में लाइन ड्रॉ करके तभी डिफरेंस बिटवीन करिएगा, वन साइड एंड अदर साइड। सो इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज़ विद इन एन इंडिविजुअल। इंट्रिंसिक मोटिवेशन ऐसी मोटिवेशन होती है जो इंडिविजुअल एक इंसान के अंदर ही होती है, जो उसे खुद से ही गाइडेंस देती है कुछ अचीव करने के लिए। टू परफॉर्म बेटर, सेटिस्फाई वंस ओन पर्सनल फीलिंग। अपनी पर्सनल फीलिंग ही उसकी ऐसी होती है जो उसको अंदरूनी तरीके से ही लगातार काम करने के लिए मोटिवेट करती रहती है। इसे हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। वाइल एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल फैक्टर्स। वहीं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो होती है वो बाहरी फैक्टर्स पे डिपेंड होती है, जैसे कि कोई इनाम पेरेंट्स की तरफ से दिया जाए या स्कूल अवार्ड दिया जाए तो बच्चा अच्छा परफॉर्म करने लगता है, या पनिशमेंट उसे दे दी जाए तो वो डर के मारे अच्छे से काम करने लगता है। तो ये सारे क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, बाहरी फैक्टर्स हैं जो आपको काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। एन इंडिविजुअल इज़ मोटिवेटेड नॉट फ्रॉम विद इन। यहाँ पे जो पर्सन होता है वो अंदर से उसको ये भावना नहीं आती कि मुझे मोटिवेट होना है, मुझे काम करना है, नहीं, वो बाहरी किसी लालच के थ्रू या बाहरी किसी डर के थ्रू काम करने के लिए मोटिवेट होता है। एंड समबडी इंस्पायर्स दैट पर्सन। कोई और पर्सन होता है जो इंस्पायर करता है उस पर्सन को, या कोई ऐसी थिंग या कोई ऐसा फैक्टर होता है जो उसे मोटिवेट करता है काम करने को, तो दैट इज़ व्हाट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। सो दिस इज़ दी मेन डिफरेंस। हमने मेन डेफिनेशन को ही लिया है डिफरेंस में। देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। सजेस्ट वेरियस टेक्निक्स बाय विच अ पर्सन कैन बी मोटिवेटेड। ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू एक पर्सन मोटिवेट हो सकता है। तो आपकी बहुत सारी टेक्निक दी हुई हैं बुक में, आप कोई भी अपने मन से जो पॉइंट आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ 2 पॉइंट्स लिखे हैं, उन्हें देखते हैं। एन इफेक्टिव टीचिंग मेथड डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्सन। एक पर्सन को अगर मोटिवेट करना है तो उसको एक इफ़ेक्टिव टीचिंग, एक पढ़ाने का तरीका जो होता है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकता है उस पर्सन को। जैसे बच्चे हैं, अगर उन्हें स्कोर अच्छा करना है तो एक टीचर उनको सबसे ज़्यादा मोटिवेट कर सकता है अपने पढ़ाने की टीचिंग मेथड के थ्रू। द टीचर एक्ट एज अ मोटिवेटर टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। नेक्स्ट आते हैं, सेकेंड पॉइंट है, कॉम्पिटिशन ऑल्सो वर्क एज अ गुड मोटिवेटर। सामने जो कॉम्पिटिटर है हमारा वो भी कई बार हमें मोटिवेट करता है अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। एवरी स्पोर्ट पर्सन ट्राई टू गिव हिज बेस्ट। जब सामने हमारा कॉम्पिटिटर जो है वो स्ट्रांग होता है तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आ जाता है कि मैं इससे अच्छा परफॉर्म करूं, राइट। तो वो दूसरे को देखकर मोटिवेट हो जाता है कि मुझे इससे बेस्ट परफॉर्म करना है, अपना बेस्ट एफर्ट देना है, तो इस चक्कर में वो मोटिवेट हो जाता है अच्छा परफॉर्म करने के लिए। सो कॉम्पिटिशन भी हेल्प करता है एक पर्सन को मोटिवेट करने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप उनमें से भी कोई आसानी से कोई भी आसान फैक्टर्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज़ एग्रेशन। एग्रेशन क्या है। डज इट रिक्वायर इन स्पोर्ट्स। एग्रेशन क्या है, क्या इसकी ज़रूरत स्पोर्ट्स में है। सो एग्रेशन मीन्स द इंटेंशन टू कॉज मेंटल फिजिकल हार्म टू वन सेल्फ। एग्रेशन का मतलब होता है इंटेंशन टू कॉज, आपके अंदर एक भावना है किसी को दिमागी तौर पे चोट पहुंचाने की या फिज़िकल हार्म पहुंचाने की,
किसी पर्सन को या खुद को या किसी ऑब्जेक्ट को या आसपास की इन्वायरमेंट को आप इंटेंशनली नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, चाहे मेंटली हो चाहे फिजिकली हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, एग्रेशन कहेंगे. दिस इज़ डन बाय फिजिकल हार्म, शोइंग अनकाइंड और नेस्टी बिहेवियर, एब्यूजिंग और यूजिंग वर्ड्स. किस तरीके से हम किसी को अपना एग्रेशन दिखाते हैं, या तो हम उस पर्सन को फिजिकली हार्म करते हैं, या हम उसके प्रति बहुत अनकाइंड हो जाते हैं, या नेस्टी बिहेवियर, बहुत ही रूड या बहुत बेकार बिहेवियर दिखाते हैं, या अपने वर्ड्स वगैरह के थ्रू उसको एब्यूज़ करते हैं. तो ये सारे तरीके होते हैं अपना एग्रेशन यानी गुस्सा सामने वाले को जताने के लिए. देन आते हैं एग्रेशन इज़ रिक्वायर्ड इन स्पोर्ट्स. तो यहाँ पे ये पूछा गया डज़ इट रिक्वायर, तो यहाँ एक चीज़ रह गई है, यहाँ येस आपका लिखना ज़रूरी है. एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब आपसे डज़ तरीके से क्वेश्चन पूछा गया तो येस ज़रूर लिखिएगा. यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने, बट आप ज़रूर लिखिएगा. येस एग्रेशन इज़ रिक्वायर्ड इन स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स में एग्रेशन ज़रूरी है. इफ़ इट इज़ पॉजिटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्रेशन पॉजिटिव वे में है, अगर आप पॉजिटिव एग्रेशन दिखा रहे हो जो वहाँ रिक्वायर्ड है, एंड प्लेयर प्लेज विद इन दी रूल्स, आप रूल्स के अंदर खेल रहे हो और तब आप अपना एग्रेशन दिखा रहे हो, तो वहाँ स्पोर्ट्स में एग्रेशन ज़रूरी है, वहाँ होना चाहिए. ठीक, आप इतने सॉफ्ट नेचर के साथ कभी स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते, वरना आप सामने वाले से कंपटीशन करेंगे ही नहीं. आप सोचेंगे लाओ भैया वही जीत जाए, तो ये एग्रेशन फिर वहाँ पे अगर एग्रेशन आप नहीं लाएंगे तो आप जीत भी नहीं सकते. सो एग्रेशन ज़रूरी है स्पोर्ट्स में, लेकिन तभी तक जब तक आप पॉजिटिव तरीके से एग्रेशन का यूज़ कर रहे हैं और रूल्स के अंदर रहकर काम कर रहे हैं, विद हाई इंटेंसिटी एंड विदाउट हार्मिंग अदर प्लेयर्स, सामने वाले को बिना कोई इंटेंशन नुकसान पहुँचाए बिना, तो वहाँ पे एग्रेशन आपका रिक्वायरेबल है. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे. स्टेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स. अलग अलग टाइप के एग्रेशन को डिफाइन करिए, स्टेट करिए. ऑल्सो एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक एक्सप्लेन कर दीजिए. इस तरीके का शॉर्ट आपका बिल्कुल बन सकता है कि आपसे पूछे तो सारे जाएं, आप स्टेट सारे करें यानी कि नाम सबके दें, लेकिन कोई भी एक आप अपनी मर्जी का एक्सप्लेन कर दें. सो डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रेशंस आर इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, हॉस्टाइल एग्रेशन, असर्टिव एग्रेशन. सो इसमें आते हैं, जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो हॉस्टाइल एग्रेशन होता है. द मेन एम इज़ टू कॉज हार्म और इंजरी टू योर ओपोनेंट. अब आप अपने ओपोनेंट को, आप जिसको जिससे एग्रेसिव हो, आप उसको हार्म पहुंचाना चाहते हो, उसको चोट पहुंचाना चाहते हो. इट इज़ यूजली अनप्लान्ड. ये अनप्लान्ड होता है क्योंकि सामने वाले ने कोई एक्टिविटी दिखाई, आप उसका आंसर दे रहे हो, बट उसमें आपका एग्रेशन है, आप चोट उसको पहुंचाना चाहते हो, तो वो चीज़ क्या हो जाएगा, आपका हॉस्टाइल एग्रेशन हो जाएगा. ये जनरली इम्पल्सिव होता है. इम्पल्सिव का मतलब होता है टूवर्ड्स द प्लेयर हु मे और मे नॉट बिकम अ थ्रेट इन अचीविंग द गोल, यानी कि एकदम से आने वाला. इम्पल्सिव का मतलब होता है अचानक से गुस्सा आ गया. ऐसा नहीं है कि जो एक स्पोर्ट पर्सन है वो फील्ड में उतरा ही गुस्से के साथ था, नहीं, सामने वाले ने कुछ ऐसा किया या सामने वाले ने अब्यूज़ कर दिया, कुछ गलत वर्ड बोल दिया और अचानक से प्लेयर को गुस्सा आ गया और उसने कस के सामने वाले को बॉल मार दी. ये चीज़ क्या कहलाएगा, आपका हॉस्टाइल एग्रेशन कहलाएगा. इम्पल्सिव होता है, कोई प्री प्लान नहीं होता. सो दिस इज़ व्हाट हॉस्टाइल एग्रेशन. इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन और असर्टिव एग्रेशन है, आप वो भी एक्सप्लेन कर सकते हो. इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन जनरली पॉजिटिव होता है कि सामने वाला गुस्सा दिखा रहा है, तो आप क्या करें, आप उसको अपने गोल अचीव करने के ज़रिए उसको आप ये जता रहे हो कि हाँ देखो अब मैं तुम्हें हरा के दिखाता हूँ, और वो हराना एक पॉजिटिव वे में हो, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, आपकी इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन कहलाता है, जो कि एक अच्छी बात है. ठीक, वहीं अगर हम असर्टिव बिहेवियर के बारे में बात करें तो ये जनरली आपका वर्बल, किसी को मुँह ज़बानी किसी तरीके से एग्रेशन अपना शो करना, तो ये चीज़ जनरली क्या हो जाती है, असर्टिव बिहेवियर में आती है. अनथ्रेटनिंग मैनर, ठीक है, आप कोई ऐसा बहुत ज़्यादा थ्रेट नहीं करना चाहते हैं, बट आप यूजुअली इसमें वर्बल सहारा लेते हैं, तो ये आपका असर्टिव हो जाता है. ठीक, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एग्रेशन ये भी आपका होता है. सो दिस इज़ व्हाट 3 टाइप्स ऑफ एग्रेशन. तो ये आज हमने 10 क्वेश्चंस ख़त्म किए यहाँ पे आपके साइकोलॉजिकल चैप्टर से. नेक्स्ट अब आपका एक ही चैप्टर बचता है, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स. उसके भी मैं आपको 2 मार्क्स क्वेश्चन के आइडियाज़ दूंगी, तो आप आगे का वीडियो भी ज़रूर देखिएगा. बाकी ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा है तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें, और मेरे चैनल को बाकी स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी ये सारे वीडियोस क्लियर हो सकें और उनकी एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रिपरेशन हो सके. बाकी आपकी कोई क्वेरी है, कोई आप
सजेशन देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुरंत फ्लैश हो जाए आपके मोबाइल पे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ। बाकी आपके बोर्ड एग्ज़ाम जो चल रहे हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।